नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बोर के ड्रॉबैक्स हम लोग पूरे पढ़ चुके थे। आप लोगों ने शायद बोर का असाइनमेंट भी अब तक कंप्लीट कर लिया हो। आज से हम लोग वो मॉडल पढ़ेंगे जो यूनिवर्सली बिल्कुल सही था, जिसको बिल्कुल एक्सेप्ट करा गया। दैट वॉज योर क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम, जो मुझे क्वांटम थ्योरी ने दिया था। बट उस क्वांटम थ्योरी या उस मॉडल से तक पहुंचने से पहले मैं कुछ ऐसी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो बोहर के मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट टाइम बात भी करी थी। जब बहुत सारे ड्रॉबैक्स डिस्कस करे थे तो दो थ्योरीज निकल कर आई थी। दैट वाज योर ड्यूअल नेचर ऑफ योर रेडिएशन या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हमारी डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने दिखाया था, डी ब्रॉगली वेव्स के थ्रू सिखाया था। और जो दूसरा था दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डी ब्रॉगली पे बात करेंगे या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वेव पे बात करेंगे। यार ये क्या चीज है? डी ब्रॉगली ने एक नया कंसेप्ट क्या हमारे सामने लाकर रखा था। ठीक है, तो चलिए आइए। और उसको बोर क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ये भी आपको थोड़ा बहुत मैं आज सिखाने की कोशिश, मतलब दिमाग में फिट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू क्वांटम मॉडल। ठीक है ना। दो थ्योरीज को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरी है? दैट इज योर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, या फिर आपका रेडिएशंस। ठीक है, और जो दूसरी थ्योरी थी दैट वाज योर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना यार। पहली थ्योरी थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, या फिर मैं बोलूं डी ब्रॉगली कंसेप्ट, एक ही बात है। ठीक है ना यार। तो ये दो ऐसी मेन थ्योरीज थी जिन्होंने क्वांटम को एक बेस दिया, एक आइडिया दिया कि नहीं यार, बोर का मॉडल सही नहीं है, हमें एक नया मॉडल चाहिए। तो वो नया मॉडल हमें कौन देगा? क्वांटम थ्योरी देगी। हम लोग क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे, पर क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले वो चीजें पढ़ेंगे जो हमें क्वांटम तक आगे लेकर गई। तो सबसे पहले है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और दूसरी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में सबसे पहले इसको कवर करेंगे, फिर जो कल का लेक्चर होगा उसमें इसको कवर अप करेंगे। ठीक है ना यार। तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। चलिए, क्या हेडिंग डालेंगे आप? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या आपका रेडिएशन। ठीक है ना यार। आज आप लोगों को बहुत यूनिक पॉइंट्स पे बात करेंगे यार। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता है, प्रीवियस यूनिट्स में हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। आइंस्टाइन ने हमें पहले ही बता दिया था लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। कैसे बताया था आइंस्टाइन ने हमें? कि यार हम लोगों ने जो सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम याद करो, सबसे पहली थ्योरी पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें बताया था वेव नेचर है लाइट का। उसके बाद प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आई थी, उसने क्या बताया था? पार्टिकल नेचर है। अगर मुझे पूरा लाइट का नेचर एक्सप्लेन करना हो तो मुझे लाइट को ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कुछ चीजें मेरी वेव से एसोसिएटेड है लाइट की, और कुछ चीजें पार्टिकल से एसोसिएटेड है। तो मेरे को पता है लाइट का ड्यूअल नेचर है। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला केवल लाइट ही नहीं यार, जितना भी आपका मैटर है, मैंने क्या बोला? जितना भी आपका मैटर है। मैटर का मतलब है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या मैक्रोस्कोपिक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव हमेशा होगी। मतलब उन्होंने क्या बात बोली कि आप चाहे कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, आप चाहे कोई प्रोटॉन ले लो, या आप कोई क्रिकेट की बॉल ले लो, या खुद को ले लो,
आपके मोशन के साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होगी। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे कि सर अभी तो हम लोगों ने पार्टिकल नेचर पढ़ा था। देखो यार, जितना भी आपने बोहर का कंसेप्ट पढ़ा था वो सारा का सारा पार्टिकल नेचर या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे पढ़ा था, जिसमें बोहर ने क्या बोला था कि यार आपका एक इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है। सॉरी, बच्चे करेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन्होंने केवल कौन सा नेचर डिस्कस करा था? पार्टिकल नेचर। इन्होंने केवल पार्टिकल नेचर डिस्कस करा था। पर मेरे जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, क्या था, इन्होंने बोला कि जो मैटर है चाहे मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, ठीक है ना यार, इसको हम लोग कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? आज हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं? डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। तो उन्होंने ये बात बोली चाहे कोई भी मैटर है, ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्रिकेट की बॉल हो, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है, उसके साथ हमेशा एक क्या एसोसिएटेड होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसकी वेवलेंथ आप लोग मेरी बताई हुई डेरिवेशन से या मेरे बताए हुए फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पहला पॉइंट क्या है आज का यार, कि जो भी बोहर ने बोला उस चीज को इन्होंने डिनाई करा। इन्होंने बोला केवल पार्टिकल नेचर नहीं है। ठीक है, हम लोग लाइट का नेचर आइंस्टाइन ने पहले ही हमें समझा दिया, ड्यूअल होता है। बोर ने जो अपना मॉडल दिया वो किस पे दिया? केवल पार्टिकल नेचर पे दिया। बट इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने अपनी क्या थ्योरी सामने रखी, चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, मतलब बड़ा पार्टिकल हो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल हो, हर एक मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यार? डी ब्रॉगलीज वेव, या फिर आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हो? मैटर वेव। तो अब यहां पर एक झोल निकल कर आया और बोहर के कंसेप्ट से ये चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। बोहर ने क्या बात बोली कि आपकी जो भी स्पीशीज है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमेगी। मतलब ये इसका एक फिक्स पाथ हो गया ना यार, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, एक एलिप्टिकल पाथ है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, ऐसे घूमेगा। इन्होंने क्या बात बोली? ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या बात बोली कि आपका कोई भी मैटर हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक है चाहे माइक्रोस्कोपिक है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा यार। भाई इलेक्ट्रॉन है ना यार, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या एसोसिएटेड होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आया, बोर एक्सप्लेन कर, कहता मेरे से एक्सप्लेन नहीं होगा। यहीं की यहीं ड्रॉबैक निकल कर आया कि बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर एसोसिएटेड विद मैटर, और यू कैन से बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज वेव। अब इतने पार्ट्स को समझने के बाद ये तो हम लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया कि यार एक कोई मैटर है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसमें एक वेव एसोसिएटेड होगी जो कि एक मैटर वेव कहलाई जाएगी, या खुद के नाम से उन्होंने दिया, आप उसको एक डी ब्रॉगली वेव बोल सकते हो। अगर कोई वेव है तो जाहिर सी बात है ना यार, इसकी खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये वेव है तो इसका क्या होगा? एक लैम्डा भी होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ, या फिर और इसको कहेंगे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। मतलब जो आप नेचर लाइट के लिए पढ़ रहे थे कि भाई लाइट ड्यूअल नेचर है, E is equals to h nu, C is equals to nu is equals to C by lambda, फिर हम लोगों ने इसको क्लब करा था, E is equals to hc by lambda, लाइट का डुअल नेचर बताया था। इन्होंने क्या बात बोली? कहता है लाइट को नहीं, इनफैक्ट सारी चीजें जो भी मैटर है वो ड्यूअल नेचर प्रोसेस करेगा। मतलब उसके साथ एक पार्टिकल है, उसके साथ हमेशा, जैसे एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अ पार्टिकल, एक प्रोटॉन है, एक पार्टिकल है, बॉल है, ये एक बड़ा पार्टिकल है। पर आप अगर बॉल भी फेंकते हो, आपको तो दिखेगा कि पार्टिकल जा रहा है, पर उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी क्या एसोसिएटेड होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो आइए सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या निकालते हैं? फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत सिंपल है, मैं दो एनर्जीज को इक्वेट करने वाला हूं, एक आइंस्टाइन रिलेशन से जो आई और दूसरी जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई। देखो यार, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था यार आपका?
E is equals to h nu, where h is your Planck's constant and nu is your frequency associated with that energy packet. बताया था ना यार, क्वांटा के साथ जो एनर्जी पैकेट के साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड थी. और यू कैन ऑल्सो से E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. ठीक है ना, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई है. अब दूसरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन इन्होंने क्या कहा था, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. ये कहा था ना आइंस्टाइन ने, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहां पर C जो है वो मेरी लाइट की स्पीड है, या अगर मैं बोलूं तो लाइट की वेलोसिटी है, क्योंकि इन्होंने लाइट के लिए दिया था ना सिंपल ड्यूअल नेचर. अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा, कहता है यार कोई भी पार्टिकल हो, चाहे आप एनर्जी इससे निकाल लो, चाहे आप एनर्जी इससे निकाल लो, दोनों ही एनर्जी कैसी होंगी यार, बिल्कुल सेम होंगी ना यार. आप कहीं से भी एनर्जी कैलकुलेट करोगे किसी भी पार्टिकल की, भाई वो अलग थोड़ी आएगी. अगर वो पार्टिकल बिल्कुल सेम है और आपकी थ्योरी बिल्कुल सही है, तो आप कहीं से भी एनर्जी निकाल लो. ठीक है ना. तो इसने यही कंसेप्ट लगाया कि इसने दोनों नेचर्स को आपस में क्लब करा, कि भाई एक पार्टिकल है, एक सिंपल मैं बात क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल है ना, पार्टिकल नेचर तो दिखाएगा, पर जब भी वो पार्टिकल मूव करेगा या वो पार्टिकल कोई मोशन करेगा, तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होगी. वेव एसोसिएटेड होगी तो हम क्या निकालने वाले हैं, उसकी वेवलेंथ. जब मैं इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने वाला हूं, ध्यान से देखो, आफ्टर इक्वेटिंग 1 and 2, आफ्टर इक्वेटिंग 1 and 2, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. मेरा सी से सी कटा. अब यहां पर ये जो लैम्डा है ये सिंपल वेवलेंथ नहीं होगी. अब ये कौन सी वेवलेंथ कहलाई जाएगी, आपकी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. क्योंकि इन्होंने ये क्या करा, दोनों ही कंसेप्ट्स को जोड़ा और इन्होंने बताया कि भाई जो वेव एसोसिएटेड है ये उसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. ठीक है. यहां पर m क्या है, अच्छा चलो साफ से लिख देते हैं इसको बहुत आराम से. ठीक है ना. इस लैम्डा को क्या बोला इन्होंने, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. अब नेक्स्ट देखते हैं कि बाकी सारी टर्म्स क्या है, बाकी सारी आधी सारी टर्म्स आपको पता है. मेरा क्या निकला, h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी. तो यहां से देयरफॉर लैम्डा क्या निकल कर आया, h अपॉन एम सी. ठीक है ना. अब लैम्डा तो आप लोगों को पता है. अब ये लैम्डा क्या कहलाया जाएगा, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, या फिर मैं बोलूं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव. एच आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्या है यार, मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है. एम जो है यहां पर वो मास ऑफ मैटर है, मास ऑफ द बॉडी है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी ले लो या माइक्रोस्कोपिक बॉडी ले लो. यहां है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूं मैटर, चाहे मैक्रोस्कोपिक है चाहे माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है ना यार. अब जो मेरा C है, ठीक है ना यार, अब क्या है जो मेरा C है, C इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है ना यार. C क्या है, मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है यार. ओके, आगे चलते हैं. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यार, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो आगे क्या करा जाए. चलो फोन भी शांत हो गया. ठीक है, पता नहीं किसके फोन बजते रहते हैं यार यहाँ पे. चलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम सी. बट आप हमेशा लाइट के लिए थोड़ी बात करोगे. डी ब्रॉगली ने क्या बोला यार,
आप केवल लाइट के लिए थोड़ी बात करोगे, आप तो यूनिवर्स में जो भी मैटर है भाई, तू मैं क्रिकेट बॉल कुछ भी है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये सबके लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैं इसको और करके क्या लिख सकता हूं, ये तो तब है जब केवल c है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट डली। अब मान लो लाइट पार्टिकल नहीं है, फोटोन नहीं है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, और h अपॉन mv, बेटा ये न्यू नहीं है, ये v है। अब ये सिंपल क्या हो गया, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ मैटर या पार्टिकल, h हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या हो गया यार आपका मास, और लैम्डा सेम आपका डी ब्रोगलीज भी हो गया, ठीक है ना। तो आज से आप लोगों को एक कंसेप्ट ये पता चला कि भैया अगर मैं उठकर छत से कूद जाऊं, उठाऊं छत से कूद जाऊं, देखो ये एक क्या है, पार्टिकल है मेरा, जब मैंने इसे ऐसे फेंका तो क्या हुआ, ये नीचे गिरा, गिरा नहीं गिरा यार। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब ये नीचे गिरा आप लोगों को क्या दिखा, सच सच बताना, आप लोगों को केवल एक पार्टिकल नेचर ही दिखा कि भाई पार्टिकल उठा सीधा अपनी क्या करी, अपनी पोजीशन उठाई, एक पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन थी यहां पर, ये नीचे गिर गया यार। पार्टिकल क्या होता है, केवल अपनी पोजीशन चेंज करता है ना यार, एक फिक्स पोजीशन होती है, पार्टिकल तभी डिफाइन होगा जब मैं एक पोजीशन डिफाइन करूंगा। पार्टिकल उठा नीचे गिर गया। आप लोग बोलोगे सर जी, मैं कहूंगा हाँ जी, वेव तो दिखाई नहीं तूने। भाई तेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसे मटकता मटकता गिरना चाहिए ना यार, कि तूने बोला कोई भी मैटर है जब भी मोशन में आएगा एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो आइए एक चीज देखते हैं आगे, चलिए फिर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली जो वेव्स थी और जो ये मैटर वेव्स हैं उनमें फर्क बताऊंगा, ठीक है ना यार। चलिए मैंने क्या बात बोली कि भाई आपने जब ये मारकर छोड़ा, ठीक है, एक पार्टिकल को फेंका, या मैं क्या करूंगा क्रिकेट बॉल लेता हूं, और आप लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे से देखते हो कि जब बॉलर बॉल करता है, जब क्रिकेट बॉल जाती है तो केवल एक पार्टिकल मोशन में नजर आता है, उसका कोई वेव नेचर नजर नहीं आता। मतलब आपकी बॉल ऐसे लहराती हुई थोड़ी जाती है यार। पर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, वो किसके साथ एक क्या एसोसिएटेड होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो आइए देखते हैं भाई, सच है ये चीज कि उसके साथ वेव है, मार्कर के साथ भी वेव एसोसिएटेड है, पर दुख की बात क्या अपन को दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं दिखी? तो इसके बाद डी ब्रोगली ने बोला कि आओ मेरी सिग्निफिकेंस पढ़ लो, ठीक है। गलती मेरी थ्योरी में नहीं है, गलती तुम्हारी आंखों में है या उस मशीनरी में है जो वेवलेंथ डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही। मतलब जो वेवलेंथ या जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ डिटेक्ट नहीं कर पा रही। हम तो शॉक हो गए। तो डी ब्रोगली ने कहा कुछ मत करो, आओ एक सिग्निफिकेंस देखो मेरी, मतलब तुम कहां मेरे को ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ या डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, ठीक है ना यार। अब हमने क्या करा, एक बॉल ली, चलो मान लो मैंने एक बॉल ली और बॉल को फेंका। ये मेरी बॉल है, ठीक है, ये मेरी एक क्रिकेट बॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, मास ले लेता हूं 100 ग्राम। मास कितना है मेरा 100 ग्राम्स, और मेरे को मास हमेशा किस में डालना होता है, केजी में ना यार। भाई यूनिट्स का ध्यान रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, भूल मत जाना। तो मास प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जो भी मास लोगे डी ब्रोगली में वो किसमें लेना है, केजी में। चलिए मैंने इसको 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक के मारा, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारा। ये बॉल एक टाइम पे अपनी ए पोजीशन से कहां पहुंच गई यार, अपनी बी पोजीशन पर, और जो इसने पाथ फॉलो करा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करा। मान लो कि मैंने बिल्कुल सीधी बॉल फेंक के मारी, या आप लोग फिजिक्स पढ़ चुके होंगे, प्रोजेक्टाइल होकर आया होगा यार, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, पर वेव तो तब भी नजर नहीं आई, बॉल तो तब भी लहराती हुई नजर नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? डी ब्रोगली ने कहा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, मेरी वेवलेंथ निकाल लो। चलो इसने क्या बोला, क्या निकाल लो, कि भाई हम तो ये मानेंगे ना, डी ब्रोगली और हम जैसे केमिस्ट वाले क्या मानेंगे कि भाई हमारा जो भी मैटर है, डी ब्रोगली बिल्कुल सही थे, जो भी मैटर उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। अब हम सबसे पहले आप लोगों को वो वेव निकाल के दिखाएंगे। वेव का फॉर्मूला क्या था, वेव इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू v, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है m इंटू v इज ऑल्सो नोन एज
मोमेंटम। तो यहां से आप लोग एक चीज और भी बोल सकते हो, कल को अगर टिक मारने को आ गया h/p वेयर p इज मोमेंटम, ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, परेशान होने की चीज नहीं है। मैंने इसलिए पहले नहीं बताया, मुझे लगा शायद ज्यादा समझदार हो, मास इनटू वेलोसिटी पता मोमेंटम होता है। चलिए क्या निकाल लेते हैं, इस बॉल के साथ जब हमने बॉल को मोशन में लेकर आए ए टू बी पॉइंट फेंका, तो क्या है उसके साथ क्या एसोसिएटेड होनी चाहिए, वेव। वेव होगी तो कोई ना कोई वेवलेंथ निकल कर आएगी, बिल्कुल निकल कर आएगी। डी ब्रॉगली का मेरा फॉर्मूला यूज करो, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। मैं यूनिट्स नहीं कर रहा, मुझे पता है लैम्डा मेरा मीटर में आने वाला है। मास मेरा कितना डाला 0.1 kg, अच्छा यूनिट्स नहीं दिखा रहे, चलो। और वेलोसिटी कितनी है मेरी 60, ठीक है, ध्यान से देखना यार। इस डेसिमल को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं और इस डेसिमल को हटा सकता हूं ना यार। अरे 1/10 इसका 1/10 इसका, देखो 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 देखो, तुम टैलेंटेड हो ना मेरे साथ। चलो मैंने इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करा तो नीचे 10 आ गया, ये डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया, तो भाई ये खत्म हो गया। अब 60 और 66 को हटाऊंगा तो 1.1 आएगा ना यार। तो यहां से जो लैम्डा निकल कर आया दैट इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर। मतलब जो वेव इसके साथ एसोसिएटेड होगी ना, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ऐसी होगी। ये तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बना रहा हूं, ये तो मैंने फिर भी बहुत ज्यादा बना दी भाई साहब। वो जो वेवलेंथ है वो दिखती ही नहीं है, या मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो 10 रेज़ टू द पावर -34 को नाप सके। अगर आपकी बहुत ज्यादा तरक्की हो गई, बहुत 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 ज्यादा तरक्की हो गई, तो आप इस चीज को आगे जाकर देख पाओगे अपनी आई से। आप इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हो, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बन भी रहे हो। तो दिक्कत ये थी कि जो वेव, जब भी आप कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लोगे, बड़ा पार्टिकल लोगे, वेव एसोसिएटेड तो होगी पर दिखेगी नहीं। दुख ये है कि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत 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 छोटी होती है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि यार आप ना मेरे को मैक्रोस्कोपिक के लिए ना ही यूज करो, ज्यादा बेटर है। हाँ मैं मैक्रोस्कोपिक के लिए भी वैलिड हूं, बट आपको दिखेगी ही नहीं वेवलेंथ, तो मेरी जो सिग्निफिकेंस है वो मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। अब यही एक काम करते हैं, सेम कंडीशन पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर लेते हैं। एक्सेलरेट नहीं बोलता है, एक सेम कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन को घुमा लेते हैं। तुम बोलोगे अभी एक्सेलरेट का नया फंडा लेकर आया। चलो क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको बोला भाई तू ऐसे ही घूमता है ना, मैं घूमता हूं, ठीक है भाई, तेरे को मैंने सेम 60 मीटर पर सेकंड से घुमाया। तुम बोलोगे यार सेम कंडीशन पे देखते हैं ना कि क्या वेवलेंथ इसकी निकल कर आती है, इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को पता है कितना होता है, कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब मुझे केवल क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है ना। लैम्डा इलेक्ट्रॉन या वो वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैटर वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज h/m इंटू v। क्या आएगा 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना लिया हमने 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31, और वेलोसिटी कितनी ली 60 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, कुछ मत करो, ये 31 से 31 काट दो, कितना आया 10 रेज़ टू द पावर -3। अरे यहाँ 10 रेज़ टू द पावर -3 बचेगा ना, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, मैंने इसको इधर शिफ्ट करा तो 10 रेज़ टू द पावर -4, ये कट गया, ये बना 1.1, कितना आया 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 9.1, ठीक है। मैंने क्या करा, अब ध्यान से देखना 1.1 आया, मैंने एक डेसिमल और इधर शिफ्ट करा, 11 अपॉन में 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है ना। लगभग 9 की टेबल में 11 मुझे पता है 1.2 समथिंग पे जाएगा। तो यहां से जो लैम्डा एसोसिएटेड आया वो 10.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर आया। मतलब जो मेरी वेवलेंथ थी वो 10 रेज़ टू द पावर -5 में आई। और आपको बहुत अच्छे से पता है, आप इसको बहुत आराम से देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बोर बाबू, आपने सिंपल गोला कैसे बोल दिया, इसकी वेव कैसे भूल गए आप। तो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट ने ओवर पावर करा बोर को, तो बोर को दबना पड़ा, बोर को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ भाई मैंने इलेक्ट्रॉन का कोई भी वेव नेचर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करा, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट बिल्कुल सही है। तो अब दिमाग में क्या आइडिया आ गया कि भाई अब तक तो बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता था, अब आपने डी ब्रॉगली पढ़ लिया
तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा भाई? ऐसे घूमेगा कि भाई हर एक मोशन करती हुई एक मैटर वेव में एक मैटर के साथ क्या एसोसिएटेड होगी? वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, आगे चलने से पहले आप लोगों की एक कंफ्यूजन और मिटा देता हूं, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड योर मैटर वेव। देखो यार, जो भी आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़कर आए थे, जिसमें आपका लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा था, या लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू था, यहां पे जो आपने लैम्डा पढ़ा वो था h अपॉन एम वी। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ में जमीन आसमान का फर्क आने वाला है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलेज अलग है। जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, चीज समझना, वो केवल लाइट के लिए एप्लीकेबल थी। उसमें जो वेलोसिटी होती है वो केवल लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। यहां पर जितनी भी मैटर वेव्स होती हैं वो लाइट की वेलोसिटी से नीचे ही ट्रेवल करेंगी। ठीक है, दूसरी चीज, एक और जो मेन पॉइंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कि यार वो उनको वैक्यूम में वो आराम से ट्रेवल कर सकती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई सोर्स नहीं चाहिए। बट जो भी आपकी मैटर वेव होती है उसको आपको सोर्स, एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस था आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और आपकी किसमें? डी ब्रॉगलीज वेव में यार। ठीक है ना यार, अब आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस हम लोगों ने पढ़ ली, अब दो चीज चलते हैं आगे कि यार अब आगे कैसे करा जाए। चलो, अब इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा ना यार? ठीक है, अब मैं दो चीजें और कराने जा रहा हूं, दो एप्लीकेशन समझ लो, बोर की या कुछ भी समझ लो। हम लोगों ने जब बोर पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बोर का एक पोस्टुलेट था दैट द मोमेंटम mvr is always quantized and it is the integral multiple of h upon 2 pi। जितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है मैं बता देता हूं, mvr is equals to h upon nh upon 2 pi बोला था इन्होंने। देख लो यार, ये कहां से आया? बोर ने ये बात तो बोल दी कि इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। भाई तूने h upon 2 pi ही क्यों लिया? इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दी? बोर के पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, क्योंकि बोर ने केवल पार्टिकल नेचर देखा और उसने ये सिर्फ आपको फॉर्मूला दे दिया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अब मैं आपको इसी पोस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली यूज करके दूंगा। क्या यूज करके दूंगा? डी ब्रॉगली यूज करके दूंगा। ध्यान से देखना, बोर ने क्या बोला कि यार आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूमेगा, मस्त घूमता रहेगा ना यार? हाँ यार, घूमता रहेगा। अब इसने क्या बात बोली, जब ये पूरा घूमता रहेगा, ये आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है ना? डी ब्रॉगली ने बोला ठीक है भाई, तूने फिक्स पाथ पे तो इलेक्ट्रॉन घुमा लिया, तूने ऐसे इलेक्ट्रॉन घुमाया, फर्क इतना था, डी ब्रॉगली ने क्या उसके साथ क्या एसोसिएटेड कर दी? एक वेव एसोसिएट कर दी। फर्क तो इतना ही था ना यार कि डी ब्रॉगली ने क्या एसोसिएट कर दी? एक वेव एसोसिएट कर दी। बोर ने क्या बोला? एक फिक्स्ड ऑर्बिट था, आर था, तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। मतलब जितना भी ये डिस्टेंस, जितनी भी ये लेंथ ट्रेवल करेगा, दैट इज इक्वल्स टू योर सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अब कुछ नहीं करना, हम लोगों ने केवल h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू v। ठीक है ना यार? मानते हो नहीं मानते? जब आपके n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या हो जाएगा? NH अपॉन m इंटू v। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या आप लोग क्या समझ सकते हो कि भाई जब इसने n चक्कर काटे तो n वो हो गई ना इसकी वेवलेंथ। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, वेवलेंथ क्या निकल कर आई? NH अपॉन mv। मानते हो? वेवलेंथ को मैं क्या डाल सकता हूं यार? 2 पाई आर, कि जितना डिस्टेंस एक वेव ने या जितना डिस्टेंस एक मोशन में इसने कवर अप करा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू NH अपॉन m इंटू v। अब आगे चले गए, MVR को इधर रखा, NH अपॉन 2 पाई। मतलब जब ये आपके n चक्कर मारेगा या आप n के टर्म्स में बात करोगे, तो मैंने ये n एक्स्ट्रा लगाया ना यार कि भाई एक की वेवलेंथ निकालोगे तो h अपॉन, ऐसे ही अगर इसने n चक्कर मारे, भाई पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, भाई ये n एसोसिएट होगा ना यार। सरकमफ्रेंस ऑफ 1 2 पाई आर, n के लिए n इंटू 2 पाई आर आप कर सकते थे। ठीक है ना यार? एक ही चीज है। ठीक है कि भाई h अपॉन mv जो था, ये एक की वेवलेंथ थी, जब ये n चक्कर मारेगा तो n की वेवलेंथ होगी ना, फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n राउंड्स। ठीक है ना? फॉर n वेव्स, लिख लो इसको, फॉर n वेव्स।
यहां क्या है, फॉर वन वेव। अब ये चीज समझ आई कि यार बोहर ने जो पोस्टुलेट बोला mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला, ठीक है ना यार, एक वेव है, एक रेडियस के सर्कल में घूम रही है, mvr कह ले, मैं निकाल के दिखा देता हूं तुझे। mvr nh/2π मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा h/2π का ही क्यों वो बनता है इंटीग्रल, और कोई वैल्यू क्यों नहीं थी? उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई करा, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि भाई एक मैटर वेव भी तो एसोसिएटेड होगी, तो ये ले उसकी सरकमफ्रेंस मान ली। एक रेडियस में घूम रहा था तेरे लिए, एक वो फिक्स पाथ में घूम रहा था, मेरे लिए एक वेव में घूम रहा था। ठीक है, लास्ट पॉइंट और कवर अप करते हैं, ठीक है, फिर वाइंड अप करूंगा अपने लेक्चर को। ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या समझा? एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये टॉपिक क्या था जो आप लोगों ने पढ़ा, दैट इज व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट बाय अ डी ब्रोगली साइंटिस्ट। और पोस्टुलेट कौन सा था कि यार जो आपका mvr है, एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोहर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, डी ब्रोगली चाचो एक्सप्लेनेशन देकर डिराइव करा गए भाई बकायदा। अब लास्ट है, अब एक चीज समझना, मेरा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पे एक वोल्टेज अप्लाई करी, वोल्टेज अप्लाई करी, या मैंने क्या दे दी इसको, काइनेटिक एनर्जी। चीज समझना, जब भी मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं किसी चार्ज पर तो हीट के साथ निकलेगी ना यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज इंटू वोल्टेज, ईवी क्या होता है, जूल के बराबर होता है ना यार, प्लीज समझो, चार्ज इंटू पोटेंशियल, हमेशा एनर्जी निकल कर आती है। चाहे आप पोटेंशियल दे लो एक इलेक्ट्रॉन को, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आपने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी दे दी, या मैं बोलूं इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आप काइनेटिक एनर्जी दो कि ये इतना तेज घूमे। चीज समझ रहे हो? कंसेप्ट में क्या सिखाने जा रहा हूं कि अगर आप कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हो या काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हो तो इसकी वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ निकालने जा रहा हूं मैं, ठीक है, या आपने पोटेंशियल लगाया ताकि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो। सो द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा एंड द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सेलरेट दैट इलेक्ट्रॉन, या आपने जो एनर्जी दी, या मैं बोलूं उस इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, या उस इलेक्ट्रॉन की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जब वी पोटेंशियल लगेगा, ऐसे समझ लो यार, ठीक है ना, वो किससे एक्सेलरेट करेगा। मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का रिलेशनशिप आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। चलिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। कुछ मत करो, v की वैल्यू निकाल लो, v इज योर वेलोसिटी, 2ke अपॉन में m, तो ये स्क्वायर था तो v की वैल्यू क्या निकली, 2ke अपॉन में m, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं क्या करने वाला हूं, यूजिंग डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। अब इस v की वैल्यू यहां डाल दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, और v की वैल्यू डलेगी अंडर रूट, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, m ऊपर चला जाएगा, 2ke अंदर आ जाएगा। अब कुछ मत करो, इस मास को अंदर ले जाओ, तो लैम्डा तुम्हारा निकल कर आया h, ठीक है, ये अंडर रूट में था, ऊपर m था, नीचे हो गया m स्क्वायर, जब ये अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, m से m कट गया, तो लैम्डा की वैल्यू आई h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ के लिए ये रिलेशन लगाएंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर बोल दे कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो इतनी है तो उसके आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन में, या मैं बोलूं कितनी काइनेटिक एनर्जी मैं और दूं, या कितनी है काइनेटिक एनर्जी उसके पास पोजेस करनी चाहिए, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके साथ होनी चाहिए ताकि वो इस वेवलेंथ की वेव मेरे को दे, या इस वेवलेंथ की वेव उसके साथ एसोसिएटेड हो। या मैं बोलूं एक वेवलेंथ की वेव एसोसिएटेड है उसके पास, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास। चलिए, अब बीच में मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग से, और बीच में कह रहा हूं टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पोटेंशियल भी बताया था। क्या दिक्कत है, अब देखना, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट कितनी होती है,
जूल। चौबी 1 जूल किसके बराबर होता है? ध्यान से देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या दे सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे गधों, जब भी आपको पोटेंशियल दे रखा हो और आपको बोला हो कि इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, देखो 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 देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो मैं ये चीज को यहां भी रिप्लेस कर सकता हूं। तो आप लोगों का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल कर आया? जो आप लोगों का दूसरा फॉर्मूला निकल कर आया, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, जब मैंने उसे वी पोटेंशियल निकाला, ऐसे समझो, वी पोटेंशियल लगाया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट होगा तो क्या चेंज होगी? उसकी वेवलेंथ। याद रखना, तो आपको कितना पोटेंशियल देना पड़े एक इलेक्ट्रॉन को ताकि उसकी वेवलेंथ इतनी निकल कर आए, या कितनी वेवलेंथ के लिए कितना पोटेंशियल होगा। जैसे ही मैंने काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन लिखा, वैसे ही मैं ये चीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकता हूं। और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 वेयर ई इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V is your potential applied, H is your Planck's constant। अगर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो आप ये वाला यूज करो, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रखी, पोटेंशियल दे रखा है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। M क्या है आप लोगों का? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? वेवलेंथ एसोसिएटेड। अच्छा, कल को मान लो कोई और चार्ज स्पीशीज दे रखी हो, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा, तो घबराना मत। जहां पर E है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वहां पे उसका चार्ज डाल देना। या मैं इस बात को बोलूं जनरली, और एक फॉर्मूला और आप जनरली लिख सकते हो, कुछ नहीं, सेम है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट 2m। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसीलिए Q से लिखा, किसी और पार्टिकल का E से लिखा, किसी और पार्टिकल का चार्ज होता Q से लिख देता ना यार। सेम ही तो चीज है, सब कुछ सेम है, केवल यहां पे Q क्या हो गया? चार्ज ऑफ अदर स्पीशीज। अरे एक ही चीज है, असाइनमेंट में न्यूमेरिकल डालूंगा, काइनेटिक एनर्जी डालूंगा, तो डायरेक्ट ये वाला लगा लेना। क्यों इतने पंगे कर रहे हो? हाँ, पोटेंशियल दे रखा हो, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना, तो वो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। नहीं तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, एक ही चीज है। यहां मैं आप लोगों को थोड़ी सी फिजिक्स की टर्म्स में बात कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल बराबर होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 जूल बराबर होते हैं। प्लीज, 1 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो 1 जूल एनर्जी है वो तब निकलेगी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे सप्लाई करो। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक इलेक्ट्रॉन पे लगा दिया गया, उसके चार्ज पे लगा दिया गया, तो वो कितनी एनर्जी करेगा यार? आपकी 1 जूल एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। आई होप डी ब्रॉगली मैंने काफी हद तक आप लोगों को समझा दिया होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। देखो यार, आप लोगों को आज से पहले ये भी नहीं पता था कि आपके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। पर दुख की बात यह है कि डी ब्रॉगली की सिग्निफिकेंस केवल 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 माइक्रोस्कोपिक के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो छोटे पार्टिकल्स हैं, आप उनमें तो वेव देख सकते हो, पर कभी भी अपने जो बड़े मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें वेव नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ आएगी वो 10⁻⁻30 से भी और कम आएगी। तो उतना डिवाइस हम लोगों के पास अभी नहीं है यार। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फटाफट किसको कवर अप करेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। फिर एक आपको बहुत बढ़िया सा असाइनमेंट बना के दूंगा इस पे, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसमें सीबीएसई और आपके नॉर्मल कॉम्पिटिटिव कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर क्वांटम मैकेनिक मॉडल पढ़ेंगे। पहले पोस्टुलेट्स देखेंगे, फिर क्या 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 वो मॉडल कहता है, उस पे आगे चलेंगे। ठीक है, वो चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा 3-4 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, केवल अब क्वांटम का पार्ट मेजरली आप लोगों का बचा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। घर रहें, सेफ रहें।